नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। गंभीर आरोप, हरीश साल्वे समेत 600 से अधिक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी और न्यायपालिका पर दबाव डालने का हो रहा है प्रयास। और इन्होंने कहा कि अदालतों को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। कुछ वकील दिन में नेताओं का बचाव और रात में जजों को प्रभावित करने की करते हैं कोशिश। ऐसे समय लिखा पत्र जब विपक्षी नेताओं के केसों की हो रही है सुनवाई। और ये आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। जरूरत पड़ी तो अग्निपथ में बदलाव संभव है, ये हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहे हैं। तो रक्षा मंत्री ने अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य का दिया भरोसा, कहा हमारा देश और उसकी सारी सीमाएं हैं सुरक्षित। आप देखते हैं कि जो अग्निपथ योजना आई हुई है ना, तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर, उसी में बदलाव के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी है। क्योंकि 4 साल के लिए किया है ना, फिर 4 साल बाद आप देखें कि अगर 75% बाहर करने की बात हो रही है, 25% लेके रखेंगे, या 50-50% की बात भी हो रही है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में रहेंगे केजरीवाल आबकारी घोटाले में, शराब नीति घोटाले में। आरोपित दिल्ली के सीएम ने कोर्ट में खुद अपनी बात रखी है, कहा ईडी का एकमात्र उद्देश्य उन्हें किसी तरह फंसाना है। देखिए ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ? नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखते हैं कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल वहीं के मुख्यमंत्री हैं। जेल में बंद पूर्वांचल की माफिया मुख्तार अंसारी की मौत। बांदा जेल से बेहोशी की हालत में लाया गया था अस्पताल। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कार्डियक अरेस्ट से गई है जान। पेट में दिक्कत की वजह से मंगलवार को भी कराया गया था भर्ती। जांचों में सब सामान मिलने पर उसी दिन भेज दिया गया था जेल। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि पंजाब की जेल से लाया गया था बांदा जेल उत्तर प्रदेश में। और अभी कुछ समय पहले इन्होंने आरोप भी लगाया हुआ था कि इन्हें जहर दिया जा रहा है धीरे धीरे। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली, 8 राज्यों से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ साहब की मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनाई, आप देखेंगे कि माफियाओं के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। देखिए आजम खान का पूरा परिवार जेल में ही है। मुख्तार अंसारी का परिवार आप देखते हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा भी जेल में ही है। और आप देखेंगे कि अतीक अहमद का क्या असर हुआ, आप लोगों ने देखा ही है। चुनाव प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें अपनी स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है। बैंक खाता फ्रीज करने के कांग्रेस के आरोप पर भी आई अमेरिका की प्रतिक्रिया, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कहा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा था, विरोध सा जताया था। उस पर भी आप देखते हैं कि भारत ने तीखी टिप्पणी की हुई है कि भैया हमारा ये अंदरूनी मामला है, इस पर आप नहीं बोल सकते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भूपेश बघेल के प्लान से आयोग सतर्क, और कहा था कि यदि 384 से अधिक प्रत्याशी नामांकन कर देंगे तो आयोग को बैलेट से कराने पड़ेंगे चुनाव। ईवीएम के खिलाफ दुष्प्रचार को मुद्दा बना भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। और पिछले आम चुनाव में निजामाबाद सीट पर थे सबसे अधिक 185 प्रत्याशी। आयोग 767 प्रत्याशियों के मैदान में उतरने पर भी ईवीएम के जरिए चुनाव के लिए तैयार है। बघेल ने कार्यकर्ताओं से आधिकारिक नामांकन करने की अपील की थी ताकि दिक्कत खड़ी हो। और देखिए एक बात आप लोगों को और बताऊं कि चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत
चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नई दिल्ली में आप लोग इसका सचिवालय देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। अब यूजीसी नेट से होगा पीएचडी में भी दाखला। नए सत्र से होगी शुरुआत। नेट के स्कोर से मिलेगा दाखला। पीएचडी के लिए अब नहीं देनी पड़ेगी अलग से परीक्षा। अच्छी बात है। अब आप देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े हुए खबरें हैं। सीएम को हटाने के लिए न्यायिक दखल की नहीं है जरूरत। अब आप देखिए, कोर्ट ने तो कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस तरह की कोई प्रक्रिया भी नहीं है कि सीएम को हटा दिया जाए अगर गिरफ्तारी होती है। अब अगर आप देखते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति चाहे, हमारे देश के, या उपराज्यपाल चाहे तो बर्खास्त कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलने दीजिए, आप लोग तो मजे लीजिए। टीएन सेशन ने किए थे क्रांतिकारी चुनाव सुधार, और आज भी आप देखते हैं कि टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त की चर्चाएं होती रहती है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए तो टीएन सेशन जैसा होना चाहिए। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन को क्रांतिकारी चुनाव सुधार के लिए जाना जाता है। वह 1955 बैच के आईएएस अधिकारी थे। केरल के पलक्कड़ जिले में जन्मे सेशन को 12 दिसंबर 1990 को भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया गया। बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम रहे बिहार में उन्होंने पहली बार कई चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया। और देश भर में आप देखिए शुरू हुआ वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल। टीएन सेशन के कार्यकाल में ही चुनाव में मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसका लालू प्रसाद यादव समेत कई नेताओं ने विरोध भी किया था। उस दौरान लालू ने दानापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वोटर आईडी कार्ड को लेकर तंज कसा था। लालू ने कहा था, जहां के लोग अपने दस्तावेज खबरेल से बने घर में रखते हों, हाँ बताओ वहां के मतदाता पहचान पत्र कहां से संभाल कर रखेंगे। और जिस भी मंत्रालय में रहे हुआ बेहतर काम। टीएन सेशन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिस भी मंत्रालय में काम किया वहां सभी काम बेहतर होने लगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद सेशन और राजनेताओं के बीच बयानबाजी चलती रही। चुनौती मिलने पर आप देखते हैं कि सीखा बस चलाना। सेशन ने चेन्नई में यातायात आयुक्त के रूप में काम किया था। इस दौरान आप देखिए 3,000 बसें और 40,000 कर्मचारी उनके नियंत्रण में थे। एक ड्राइवर ने सेशन से पूछा, अगर आपको ड्राइविंग और बस इंजन की जानकारी नहीं है तो आप ड्राइवरों की समस्या कैसे हल करेंगे। सेशन ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और ड्राइविंग सीखी थी। तो ऐसे ऐसे आप देखते हैं हुआ करते थे। आजादी के बाद से पहली बार 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 तक पहुंची है। 2019 में आम चुनाव में 78 महिलाएं जीत कर आई। वहीं उपचुनाव में 4 महिलाओं और जीती। इनमें 12 आदिवासी महिलाएं सांसद थीं। 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 100 पार होने की संभावना है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 लोकसभा सीटों में से 20 पर आजादी के बाद अब तक आदिवासी महिला सांसद चुनी गई हैं, और 82 महिला सदस्य चुनी गई थी ना। और 47 सीटें लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 12 महिलाएं चुनी गई थी। अच्छी बात है, आप देखेंगे। बस तो राजनीति में चुनाव आयोग के बारे में आपको याद रखना चाहिए, और आपको जहां रिजल्ट आता है उस राज्य के बारे में या देश में आम चुनाव हो रहे हैं तो उन चुनाव के बारे में याद रखना चाहिए। अब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। तो मैं कह रहा हूं ना कि अब चुनाव भी वैसे है, तो आप देखेंगे अधिकतर खबरें चुनाव से संबंधित ही रहेंगी। ये हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 ने भरी पहली सफल उड़ान। ये आप देखते हैं कि HAL के हवाई अड्डे से 18 मिनट की उड़ान के बाद सफल लैंडिंग की। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रडार समेत कई सुविधाओं से लैस होगा तेजस MK-1।
ये आप देखें, भारत ने रक्षा विमान क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संपूर्ण स्वदेशी 4.5 पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के MK-1 श्रृंखला के पहले विमान LA 5033 ने गुरुवार को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे से सफल उड़ान भरी। यह उड़ान 18 मिनट की थी। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी HAL ने बताया कि तेजस MK-1 विमान ने हवा में 18 मिनट बिताने के बाद सुरक्षित लैंडिंग की है और इस उड़ान का संचालन चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल ने किया है। और HAL के मुख्य प्रबंधक से भी अनंत कृष्णन ने कहा कि फरवरी 2021 में अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद वैश्विक भू राजनीतिक माहौल में आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के बीच HAL ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और इस सफलता में योगदान के लिए रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और संबंधित निजी कंपनियों का आभार जताते हुए HAL ने उम्मीद जताई कि तेजस MK-1 को जल्द वायुसेना में शामिल किया जाएगा। और तेजस MK-1A में उन्नत इलेक्ट्रिक रडार, युद्ध संचार प्रणाली, बेहतर युद्ध और आप देखिए युद्ध क्षमता, बेहतर सुविधाएं होंगी। चलिए, अच्छी बात है। और ये आप देखते हैं कि हर मौसम में काम करने वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। रक्षा मंत्रालय ने 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के लिए फरवरी 2021 में HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए से अधिक से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम, DGQA का पुनर्गठन, यानी कि गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन की बात हो रही। रक्षा उत्पादन विभाग ने जारी की DGQA के पुनर्गठन की अधिसूचना। इस कदम से व्यापार में सुगमता के साथ ही रक्षा उपकरणों की आप देखते हैं कि निर्यात को भी मिलेगी बढ़ावा। अच्छी बात है। और देखिए, हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम लोग बाहरी देशों पर कब तक निर्भर रहेंगे? ये मनरेगा की मजदूरी में 4 से 10% की वृद्धि। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने 7 रुपए का वृद्धि किया, जो सबसे कम है। और मनरेगा की बात करें तो देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, जो आप लोग देखते हैं ना मनरेगा, उसी की बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और मनरेगा कार्डों के बारे में आपने सुना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो इसके तहत आप देखते हैं कि रोजगार मिलता है। क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि बिल पास कब हुआ था? ये आप देखते हैं कि 22 मार्च 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश पर सवाल उठा, LAC पर शांति के लिए वार्ता भी कर रहा है चीन। बीजिंग में हुई WMCC के तहत भारत चीन के बीच 29वें दौर की वार्ता। दोनों पक्ष LAC पर अमन व शांति बनाए रखने पर सहमत हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। और ये आप देखिए, भारत और चाइना के बीच देखने को मिलती है ना। अब आप देखेंगे, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है, आप देखेंगे चाइना। कौन? चाइना। तो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर आप देखेंगे इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए भूटान, चाइना और म्यांमार, 3 देशों से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है। और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब आप देखिए, CBI ने प्रफुल्ल पटेल पर भ्रष्टाचार मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। सापरक शासनकाल में विमानों के पट्टे देने में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगा था और एजेंसी ने कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में गलत काम का सबूत न मिलने की बात कही हुई है। तो आप देखिए, दूध के धुल गए। सोचिए, इसीलिए तो कहते हैं कि बीजेपी से कोई गठबंधन कर ले, उनकी पार्टी में चला जाए, तो यही तो आरोप लग रहे हैं। पुलिस अधिकारी को जमानत देने में सख्ती की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हिमाचल के राज्यपाल बोले, स्पीकर को स्वीकार करने चाहिए थे निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र। शिवप्रताप शुक्ल ने कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है इस संबंध में 2 निर्णय। ये आप देखिए, यह मामला है। क्या मामला है?
विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने त्यागपत्र दिया था। तीनों ने व्यक्तिगत तौर पर सर्वप्रथम विधानसभा सचिव को त्यागपत्र सौंपा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को उनके आवास पर और फिर विधानसभा चैम्बर में त्यागपत्र सौंपा। 7 दिन के बाद भी तीनों निर्दलीय विधायकों का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया। अब तीनों को 21 मार्च को विधानसभा सचिवालय की ओर से 10 अप्रैल को दोपहर 12:15 व्यक्तिगत तौर पर स्पीकर के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया गया है। और देखिए, दल बदल कानून नहीं लग सकता है। त्यागपत्र देने वाले तीनों निर्दलीय विधायकों पर दल बदल कानून नहीं लग सकता है, क्योंकि तीनों ने एक के बाद एक स्पीकर को 22 मार्च को सदस्यता से त्यागपत्र सौंपा था और उसके अगले दिन 23 मार्च को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। और ऐसे में विधानसभा ने इन विधायकों को दल बदल कानून में नहीं ले सकती है। और देखिए, एक बात और आपको बता दूं कि जो निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं ना, वो अगर आप देखते हैं कि कहते हैं 1 महीने के अंदर, समझ रहे हैं, या कितना 6 महीने के अंदर अगर किसी में सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है 6 महीने के अंदर। और आप सोचिए, अगर 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और अभी आप देखेंगे कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता गई हुई थी, क्योंकि आप देखिए राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। फिर आप देखिए व्हिप जारी किया कांग्रेस ने और उसमें उपस्थित नहीं हुए तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 10वीं अनुसूची आप लोगों ने देखी होगी। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, वो दल बदल से संबंधित ही तो है। फेमा मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुई महुआ मोइत्रा। ये आप देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन किया, उसमें इनकी भी लोकसभा सदस्यता चली गई थी, आपने देखा होगा। यूजीसी की विशेषज्ञ कमेटी ने आप देखिए सिफारिश की हुई है ना, जीआरएफ एक साथ करवाने। किस कैटेगरी के छात्र किसके लिए होंगे? कैटेगरी 1 में जेआरएफ सहायक प्राध्यापक पीएचडी, कैटेगरी 2 में सहायक प्राध्यापक पीएचडी, कैटेगरी 3 में पीएचडी। भीतरी हिस्से की कार्बन डेटिंग से पहले सैंपल एकत्रित कर रही है टीम। एएसआई ने सर्वे के 7वें दिन छत की ऊपरी सतह का भी सर्वे हुआ और आसपास की धरोहर का ब्यौरा दर्ज किया गया। भोजशाला, ये मध्य प्रदेश में आप देखते हैं विवाद चल रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिमों की बातें हो रही हैं, यहाँ भी। ऐतिहासिक भोजशाला, एएसआई की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 1991 की आर्थिक सुधार नरसिंह राव और मनमोहन लाल, कांग्रेस नहीं, गुरुचरण दास कर रहे हैं। इन सुधारों ने भारत की आर्थिकी को एक खुली और उत्तरदायित्व आर्थिकी में बदल दिया। कांग्रेस सुधारात्मक कदमों के चलते नरसिंह राव को हो गई थी परेशानी। जयशंकर के बुलावे पर भारत पहुंची यूक्रेन की विदेश मंत्री कुलेवा। पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट को 20 साल की सजा। होटल के कमरे में ड्रग्स रख वकील को फंसाने की रची थी इन्होंने साजिश। देशद्रोह मामले में बीकेआई के आतंकी खानपुरिया समेत 4 को उम्र कैद हुई। 2022 में दिल्ली से 5 लाख रुपए के इनामी को किया गया था गिरफ्तार। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तकनीकी और नवाचार का संगम बना समृद्धि के आधार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रगतिशील किसान शुरू में प्राकृतिक खेती से कम उत्पादन व बिक्री न होने से भी नहीं हुए थे निराश। तो उसी की बातें हो रही हैं। जैविक उत्पादन के मिनी स्टोर खोलेंगे, ये भी कहा जा रहा है। अच्छी पहल होगी। अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। इसे जरूर आप लोग पढ़ा करिए, देखा करिएगा। हिंद महासागर में नई चुनौती, ये आप देखेंगे तो हिंद महासागर देखिए, ये हमारा हिंद महासागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो हिंद महासागर स्थित मालदीव में नई सरकार गठित होने के बाद से उसकी भारत की तनातनी बढ़ने पर है और रसातल में जा रहे रिश्तों का संज्ञान लेते हुए मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर ने अपनी जनता की ओर से भारत की माफी मांगी है। उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार के प्रतिकूल व्यवहार पर भारत की संयम प्रतिक्रिया को भी सराहा।
नसीद ने कहा कि जब मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैन्य कर्मियों से देश छोड़ने को कहा था तो भारत ने किसी प्रकार का कोई दमंगई नहीं दिखाई और मामले पर संवाद की राय अपनाई। मुइज्जू का चुनाव प्रचार अभियान भी भारत विरोध पर केंद्रित था और इनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्की को चुना, जबकि उनके पूर्ववर्ती अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत आते रहे हैं और दिसंबर में आयोजित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भी मालदीव अनुपस्थित रहा। मुइज्जू सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अनुबंध को भी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। पिछले साल के अंत में और 9 वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षित दौरे के बाद भी तल्खियां देखी गई और मालदीव के कुछ मंत्रियों को लगा कि मोदी मालदीव के मुकाबले लक्षद्वीप को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर व्यापक आक्रोश देखा गया और जिसकी तपिश मालदीव और उसके पर्यटन उद्योग को झेलनी पड़ी। इस पर भी मुइज्जू की हैकड़ी कम नहीं हुई और उन्होंने कहा कि हम भले ही छोटे देश हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें धमकाया जाएगा। एक और मुइज्जू के नेतृत्व में मालदीव भारत से किनारा कर रहा है तो दूसरी आप देखते हैं कि और वह चीन से नजदीकियां बढ़ाने में लगा है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की सराहना करते हुए मुइज्जू ने इसे मालदीव के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय अवसंरचना परियोजना बताया। जहां मुइज्जू को मालदीव में मौजूद चुनिंदा भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी, वहीं चीन के साथ सामरिक करार को लेकर भी वह बहुत हड़बड़ी में दिखे। चीन के साथ इस करार में तमाम बातें भले ही गुप्त रखी जा रही हों, लेकिन सामरिक मामलों में चीन की संदिग्ध मंशा किसी से छिपी नहीं रही है। यह बाकी हैरान करने वाली बात है कि सामाजिक साझेदारी के मोर्चे पर मुइज्जू को पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले भारत से तो समस्या थी, लेकिन तानाशाही शासन वाले साम्यवादी चीन के साथ नहीं। इस पूरे प्रकरण पर भारत की प्रतिक्रिया बहुत परिपक्व एवं संयम रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कई बार देशों के बीच कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं और जयशंकर ने कूटनीतिक माध्यमों के जरिए आप देखिए उन्हें गलत फहमियों के दूर होने की आशा भी जताई। बीते दिनों मुइज्जू के तेवर कुछ नरम भी दिखे जब उन्होंने भारत से लिए कर्ज के प्रावधान को लेकर कुछ राहत रियायत बरतने की बात कही और उल्लेखनीय है कि मालदीव इस समय भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। चीन के प्रति मालदीव का हालिया झुकाव भारत के नजरिए से तो वैसे उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके लिए इसमें चिंता की बड़ी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर में चीन की निरंतर बढ़ती पैठ से जुड़ी है। पारंपरिक रूप से मालदीव की विदेश नीति भारत और चीन को लेकर संतुलन साधने की रही है, मगर मुइज्जू सरकार में बीजिंग की नजर इस महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने पर केंद्रित है। हिंद प्रशांत के उभरते रणनीतिक अखाड़े में हिंद महासागर शक्ति को लेकर प्रतिस्पर्धा की अहम केंद्र के रूप में उभरा है और इसमें समकालीन भू राजनीति एवं भू आर्थिकी का महत्वपूर्ण कोण भी जुड़ा है और हिंद महासागर क्षेत्र के नेतृत्व की आकांक्षा भारतीय योजनाओं का भी हिस्सा है। भारत में पहले ऐसे यह मान्यता चली आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने की भारतीय महत्वाकांक्षा की एक कुंजी हिंद महासागर है। भारत के प्रभावशाली राजनयिक की एम पनिक्कर ने तो यहाँ तक कहा कि भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हिंद महासागर के स्वरूप को वास्तविक रूप से भारतीय बनाए रखना ही होगा और हाल के दौर में आप देखिए भारतीय नेताओं ने इसी रणनीति को अपनाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह जहां हिंद महासागर से इतर फारस की खाड़ी और मलक्का स्टेट तक को भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना, वहीं आप देखिए उनके बाद प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने इस जरूरत पर जोर दिया कि भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में आप देखिए हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्रिक सहयोग के भारतीय आह्वान को सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर नाम दिया। इसके मूल में समूचे हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्रिक सहयोग तंत्र, आर्थिक एकीकरण, सतत विकास जैसे लक्ष्य थे और जिन्हें साझा हितों एवं दायित्वों के साथ मूर्त रूप दिया जाए और उसमें आप देखिए निजी हितों पर सामूहिक बेहतरी को प्राथमिकता मिले। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद महासागर एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में सामने आया है। इसमें छोटे छोटे देशों की महत्ता भी बड़ी है क्योंकि इसमें बड़ी शक्तियों का भी दांव लगा हुआ है और इसमें मालदीव एकलौता देश नहीं जो अपने रणनीतिक स्थिति का लाभ उठा रहा है। दूसरी ओर आप देखिए हाल के वर्षों में भारत के नीतिगत विकल्प भी बढ़े हैं। यदि मालदीव के साथ संबंधों में कुछ तल्खी आई है तो भारत ने मॉरिशस के साथ अपने रिश्तों को नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गत
गत माह मॉरिशस में नई एयर स्ट्रिप और जेट्टी का मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मिलकर उद्घाटन किया। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु की तैनाती की है और इससे आप देखिए हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की क्षमताओं में इजाफा हुआ है। भारत इस क्षेत्र में एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है जिसमें एक सुरक्षित, समृद्ध, नियम और संचालित हिंद महासागर क्षेत्र अस्तित्व में आए जो उसके रणनीतिक एवं आर्थिक हितों के भी अनुकूल हो। चूंकि इस क्षेत्र में निरंतर हलचल बढ़ रही है तो नई दिल्ली को निरंतर चौकसी बरतनी होगी। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं हर्ष बी पंत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अच्छी बात है। सहकारिता के क्षेत्र को मिला खुला आसमान। एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने वाली सहकारिता के लिए यह दौर किसी क्रांति से कम नहीं है। सहकारिता क्षेत्र में विश्वास और समर्पण का जो संकट पैदा हुआ था, आज उसका काफी कुछ निवारण होने लगा है। यह संभव हुआ है कि सहकारिता क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित कानूनी सुधार, आधुनिक तकनीक के उपयोग से इन सुधारों से सीमित दायरे में सिमटे सहकारिता क्षेत्र को खुला आसमान मिल गया है। किसानों, गरीबों, वंचितों, महिलाओं और युवाओं के लिए यह क्षेत्र सबसे उपयोगी साबित हो रहा है। फसलों के बीज, ऑर्गेनिक खेती, सहकारी उत्पादों के निर्यात के लिए गठित राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियां अब कॉरपोरेट सेक्टर का मुकाबला करने को तत्पर हैं और इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार ग्रामीण विकास के रास्ते अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होने वाला है। दुग्ध क्षेत्र की सहकारी सोसाइटी अमूल और फर्टिलाइजर क्षेत्र की सहकारी सोसाइटी इफको विश्व स्तर पर चर्चित ब्रांड बन चुके हैं और देश के कुछ फर्टिलाइजर उत्पादन और वितरण में इसकी भूमिका अहम है। चीनी उद्योग में भी सहकारिता क्षेत्र ने अपनी धाक जमाई है। चीनी उद्योग क्षेत्र मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट गया है जिनका दखल देश की राजनीति में भी अच्छा खासा रहा है। लिहाजा आप देखते हैं कि सुधार के बारे में कभी विचार नहीं किया गया। उत्तर भारत की सहकारी चीनी मिलें लगभग बंद हो चुकी हैं और सीमित क्षेत्रों के अलावा आप देखिए सहकारिता का प्रसार अन्य क्षेत्रों में नहीं हो सका, जबकि बैंकिंग से लेकर आप देखिए छोटे बड़े तमाम क्षेत्रों में इसका प्रभाव था। यह सच है कि बीते 60 से 65 वर्षों में सहकारिता की क्षमता को आंकने का प्रयास नहीं किया गया और इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के निर्माण को लेकर भी पिछली सरकारें उदासीन रहीं, परंतु अब स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। मोदी सरकार ने सहकारी क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहल अलग से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करके की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने को इसका दायित्व मिलने के बाद इस क्षेत्र ने तेजी पकड़ी है। कभी मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमटने वाली सहकारी सोसाइटियों को विकास करने का अवसर मिला है। राज्य स्तर पर निचली इकाई प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी फैक्स से संबंधित नियम बदल गए हैं और ताकि इसका दरवाजा उस सब के लिए खुले और राज्यों ने इसे हाथों हाथ लिया, सदस्यता अभियान चलाया। डिजिटल क्रांति का लाभ लेने के लिए सहकारिता क्षेत्र में कंप्यूटर, इंटरनेट का खुलकर उपयोग शुरू हुआ और ग्राम पंचायत स्तर की सोसाइटियां सीधे जिला, राज्य और केंद्रीय सहकारी संस्थाओं से जुड़ी गई। चिट्ठी की जगह आप देखिए ईमेल और बटन दबाते ही सहकारी सदस्यों के खाते में उनका हिस्सा पहुंचने लगा। सहकारिता क्षेत्र में किए गए सुधार से सहकारी इकाइयों के कारोबारी कार्य क्षेत्र का विस्तार भी हो गया है। आज उन्हें रसोई गैस, पेट्रोल पंप, बैंकिंग मित्र, राशन की दुकान, पीडीएस चलाने, कॉमन सर्विस सेंटर और जन औषधि केंद्र चलाने जैसे 2 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाने लगी है। और आप देखिए सहकारी संस्थाओं के दरवाजे सबके लिए खुलने से उनका सदस्य बनने में लोगों का उत्साह भी बढ़ने लगा है और इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल रहा है। और तो और सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता का रास्ता भी खुल गया है। आज राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की ऋण प्रदान करने की क्षमता 25,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। सहकारी बैंक के दिन आप देखते हैं कि भी बहुरने लगे हैं। उन पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने के साथ उनके नियमन की व्यवस्था कर दी गई है। नई शाखाएं खोलने के साथ वन टाइम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं उन्हें मिल गई हैं। सहकारिता क्षेत्र में आप देखते हैं कि कानूनी सुधार के अतिरिक्त नियमों में सुधार और कार्यप्रणाली में सुधार के साथ उनके व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती को दूर करने में की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्तर पर आप देखिए सहकारी सोसाइटियों के उत्पादन को बाजार मुहैया कराना भी इसमें शामिल है और इसके लिए 3 ऐसी सहकारी सोसाइटियां स्थापित की गई हैं जिनका प्रभाव पैक्स स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देखने को मिलेगा। खाद्य सुरक्षा की दिशा में सहकारी क्षेत्र खेती के प्रमुख इनपुट उपलब्ध कराने से लेकर उपज के भंडारण के लिए गोदाम बनाने, अतिरिक्त उत्पादन के लिए
निर्यात को की भी योजना उस सिरे चढ़ने लगी है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत सहकारिता क्षेत्र गांव गांव गोदाम बना रहा है और इसके फसल कटाई के बाद आप देखिए 27% तक होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र की विकास दर स्थिर होने के मद्देनजर सहकारिता क्षेत्र मत्स्य इसके फसल कटाई के बाद 27% तक होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र की विकास दर स्थिर होने के मद्देनजर सहकारिता क्षेत्र मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी क्षेत्र को भी आगे बढ़ा रहा है और मछुआरों, पशुपालकों को किसान मानते हुए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है और उनके लिए 2 लाख प्राथमिक स्तर की सोसाइटी के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें कारोबार करने के लिए रियायती ऋण की सुविधा मिल सके। देश में लगभग 8 लाख सहकारी सोसाइटियां हैं जिनके 29 करोड़ से अधिक सहकार सदस्य हैं। कुल 11 तरह की सहकारी समितियां हैं जिनमें प्राथमिक समितियों के अलावा ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशन के साथ जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंक शामिल हैं। और इस प्रकार आप देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश विकास की नई गाथा लिख रहा है और यह जन जन को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर विकसित भारत की उपलब्धि के मार्ग प्रशस्त करेगा। लेखक राष्ट्रीय सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीनानाथ ठाकुर के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। समय की कीमत। समय अनमोल है। जो समय का महत्व जानते हैं वे पल पल समय का सदुपयोग करते हैं और इससे संसार में किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। यह मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, यह सत्य है, पर श्रम यदि समय पर ना किया जाए तो बेकार है। एक परिश्रमी किसान यदि समय पर बीज नहीं बोएगा, निश्चित समय पर खाद पानी नहीं देगा तो उससे फसल नहीं पकेगी और फसल को असमय काटने पर भी वह बर्बाद हो जाएगा। यानी समय पर किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। प्रकृति हमें समय पर काम करने की शिक्षा देती है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत सभी ऋतुएं समय पर आती हैं और चली जाती हैं। समय पर सूर्योदय सूर्यास्त होता है, समय पर पुष्प खिलते। प्रकृति का क्रम यदि बिगड़ जाए तो कठिनाइयां खड़ी हो जाती है। महापुरुषों की सफलता का रहस्य इसी बात में है कि उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग किया और वे प्रत्येक क्षण पूरी निष्ठा, लगन और परिश्रम से अपने काम में जुटे रहे। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता है और जिसने समय की बर्बादी की है उसने जीवन की बर्बादी कर दी है। और व्यक्ति के मूल्यांकन की कसौटी यह है कि उसने अपने समय का कितना सही उपयोग किया। आलसी व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और इंतजार में ही जीवन बिता देते हैं और वे यह नहीं समझते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण स्वयं अवसर लेकर आता है। उपयोग ना करने पर आप देखिए दबे पांव लौट जाता है। जब तक किसी क्षण का उपयोग ना किया जाए तब तक आप देखिए कैसे कहा जा सकता है कि वह समय किसी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तनकारी समय आता है पर वह उसके आने की आहट नहीं सुन पाता है और अतः बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति हर क्षण को अमूल्य समझकर उसे व्यर्थ ना गवाए। बिल्कुल सही बात है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। अमेरिका की बुरी आदत। तो अमेरिका ने भारतीय विदेश मंत्रालय की कड़ी आपत्ति और यहां तक कि उसके राज्य को फटकार लगाने के बाद भी जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर फिर से टिप्पणी की है और कांग्रेस की खाती फ्रीज किए जाने पर चिंता जताई, उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वह भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की अपनी बुरी आदत से बाज आने वाला नहीं है। वह इसकी जानबूझकर अनदेखी कर रहा है कि केजरीवाल को तब गिरफ्तार किया गया जब हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया। इसी तरह यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आयकर विभाग की कार्यवाही पर कांग्रेस को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। और कुछ दिन पहले आप देखिए जर्मनी के राजनयिक ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उठाए सवाल थे और भारत ने उसके राजनयिक को भी खरी खोटी छुड़ाने में संकोच नहीं किया था। जर्मनी को यह समझ आ गया कि उसने अपनी हद पार कर दी, लेकिन अमेरिका अपनी हद में रहने को तैयार नहीं दिखता है। उसे शायद यह अच्छा नहीं लगता है कि आखिर भारत ने उसके राजनयिक को बुलाकर फटकार कैसे लगाई, इसलिए उसने भारत के आंतरिक मामलों में फिर से टिप्पणी कर दी। और आप देखिए यह और कुछ नहीं, उसकी श्रेष्ठता बोध है। इस श्रेष्ठता का बोध ने अहंकार का रूप ले लिया है। यह अहंकार इसके बाद भी कम नहीं हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा, ये तो सभी जानते हैं। दुनिया का कोई भी लोकतंत्र दोष रहित नहीं है और इसमें अमेरिका भी शामिल है और ऐसे में उसे या किसी अन्य को दूसरे लोकतांत्रिक देश को नसीहत देने के लिए पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्रेष्ठ से जैसे श्रेष्ठता बोध से अमेरिका ग्रस्त है, वैसे ही पश्चिम के अन्य देश। यदि अमेरिका अपनी आदत से बाज नहीं आता है तो फिर भारत के लिए भी यह उचित होगा कि वह उसके अंदरूनी मामलों में प्रतिक्रिया दे, कम से कम उन मामलों में तो दे ही जो भारत और अमेरिका
अब भारतीयों के हित से जुड़े होते हैं। बीते कुछ दिनों में अमेरिका में भारत के 9 छात्रों की हत्या हुई। क्या यह उचित नहीं होगा कि भारत अमेरिका से कहे कि वह भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है? इस तरह आप देखते हैं कि भारत को यह तो अवश्य कहना चाहिए कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खालिस्तानी आतंकियों को जानबूझकर पाल पोस रहा है। अमेरिका एक ओर तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चैंपियन बनता है, वहीं दूसरी ओर विकीलीक्स वाले जूलियन असांजे को ब्रिटेन से लेकर लाकर दंडित करने पर तुला है, क्योंकि उन्होंने उसके काले कारनामे उजागर कर उसकी पोल खोल दी थी। अमेरिका किस तरह दोहरे मापदंड अपनाता है, इसका एक उदाहरण नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए पर उसकी आपत्ति से भी मिलता है। खुद उसने सीए जैसे कानून बना रखे हैं, लेकिन उसे भारत के इस कानून में खोट दिखता है, कमी दिखती है। तो आप समझ रहे हैं, जो अपने लिए सही है दूसरे के लिए गलत, दूसरे के लिए सही अपने लिए गलत। किसानों को राहत। एक गर्मी शुरू होते ही बिहार के कई जिलों में जल संकट गहराने लगा है। ऐसे में तिरहुत मुख्य नहर के पक्कीकरण करने की सूचना किसानों को राहत देने वाली है, और इसके पूरा हो जाने से मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली समस्तीपुर जिले के किसान भी लाभान्वित होंगे। अगर इसी तरह सरकार राज्य की अन्य नहरों का भी पक्कीकरण करा दे तो किसानों को फसलों की सिंचाई में परेशानी नहीं होगी। पक्कीकरण होने के बाद नहर में गाद की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा और प्रवाहित होने वाली पानी में वृद्धि होगी। अंतिम छोर तक पानी का निर्बाध प्रवाह हो सकेगा। तिरहुत मुख्य नहर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, अब काम शुरू कराने की तैयारी है। जल संसाधन विभाग का मानना है कि काम पूरा होने के बाद मुख्य नहर की वितरण प्रणाली में भी पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता रहेगी, और गर्मी के दिनों में तिरहुत नहर की तरह ही बिहार की कई अन्य नहरों में भी सूखे की मार झेलती। इनके जीर्णोद्धार के लिए भी परियोजनाएं बनी हैं, लेकिन भी अधूरी पड़ी है। अगर ये पूरी हो जाए तो किसानों के खेत लहा उठे, और उत्तर बिहार के जिलों में ही लगभग आप देखिए 4,377 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल है, लेकिन किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्वी चंपारण की त्रिवेणी मुख्य नहर की लंबाई 179 किलोमीटर है, लेकिन गाद जमने की वजह से अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसका करीब आधा हिस्सा आप देखिए वर्षों से जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा है। कोसी, सीमांचल, पूर्वी बिहार के जिलों में भी नहरों से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है, और इसी तरह दक्षिण बिहार में भी भोजपुर, रोहतास और यहाँ तक कि पटना जिले की नहरों की हालत भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। नतीजतन किसानों को बारिश के पानी का इंतजार करना पड़ता है। पहला कदम बढ़ाने का साहस। ये आप सभी जानते हैं कि पहला कदम बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। संत अपनी वाणी में कहते हैं कि जिस घर में यदि बरकत ना हो तो उस घर में जाकर देखो, निश्चित रूप से उस घर का कोई नल टपकता होगा। यानी जिस घर में एक एक बूंद पानी बेकार बह रहा हो, उस घर में ना तो शांति होती है और ना ही उस घर के खर्च में कभी कोई कमी आती है। पानी बचाना यानी धन बचाना है, और इंसान जब तक दूसरों के भरोसे रहकर अपना काम टालता रहेगा तब तक उसका काम नहीं हो पाता है। लेकिन जब वह तय कर लेता है अब किसी के भरोसे ना रहकर अपना काम स्वयं ही करना है, तो समझ लीजिए कि उसने आधा काम कर लिया है। कहा भी यही जाता है कि काम को उत्साह के साथ पूरा करने के लिए पहला कदम उठा लिया जाए तो समझ लो आधा काम हो गया। अक्सर हम दूसरों के भरोसे रहकर अपना समय और धन बर्बाद कर देते हैं, पर काम हो नहीं पाता है। इसके पीछे यही कारण है कि हम में आत्मविश्वास की कमी है और हम में काम शुरू करने का ही मद्दा नहीं है। इसलिए काम की पहल तो खुद से ही करनी होगी। और आप अपने घर के उस टपकते हुए नल को देखें, वह कहाँ से टपक रहा है। आप खुद प्रयास करें तो बहुत ही कम खर्च में वह काम हो सकता है। उधर नल का टपकना बंद हुआ, इधर फालतू खर्च कम हो गए। बात स्वयं को क्रियाशील रखने की है। यदि हम क्रियाशील रहेंगे तो कई काम न केवल आसान हो जाएंगे बल्कि कुछ नए काम के लिए दिमाग में आप देखते हैं कि विचार भी आ जाएंगे। जो लोग आप देखते हैं कि सदैव ठंडे पानी से नहाते हैं, उनके लिए ठंडी में भी ठंडे पानी से नहाना बड़ी बात नहीं होती, पर जो नहीं नहाते उनके लिए भी तो यह काम मुश्किल भरा होता है। ध्यान रहे कि पहला मग पानी ही शरीर पर डालते ठंड गायब हो जाती है, फिर तो कितना भी पानी शरीर पर डाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात तो पहला मग पानी शरीर पर डालने की है। किसी विद्वान ने कहा है कि आप पहला कदम तो बढ़ाएं, थोड़ी ही देर में आप 10 कदम आगे होंगे। सवाल यही कि पहला कदम बढ़ाएं। अक्सर लोगों से पहला कदम बढ़ाते ही नहीं बनता है, वे दूसरों की प्रतीक्षा करते हैं कोई उनसे पहल ले या काम करे। इस
प्रतीक्षा में भी अपना मूल्यवान समय आप देखे खो देते हैं और सामने वाला पहला कदम बढ़ाकर आगे निकल जाता है। जीवन में पीछे मुड़कर देखने का प्रयास किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि समय पर आपने पहला कदम नहीं बढ़ाया और जीवन की राहों में पीछे रह गए। आज उनका आप देखिए उसका अफसोस करने के बजाय यह सोचा जाए कि अब पहला कदम बढ़ाने में चूक नहीं होगी, देर नहीं होगी। तो यह संकल्प हमें हर जगह काम आएगा, जो हमारे काम को आसान बनाएगा, जो उठाए पहला कदम और करे नए काम की नई शुरुआत। अच्छा कॉलम है, देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा, सीखा करिएगा, कदम उठाया करिएगा। ये टिप्पणियाँ रहती हैं तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाता है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। स्कूली परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन का प्रभाव, ये भी अच्छा लिखा जाता है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि CBSE 9वीं और 12वीं परीक्षाओं के पैटर्न में बुनियादी बदलाव करने जा रहा है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में कई तरह के बदलाव की कवायद CBSE समय समय पर करता ही रहा है, लेकिन जिस तरह के बदलाव की बात इस बार की जा रही है वे कुछ अलग और अनूठे से लग रहे हैं। इस नए पैटर्न के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ला रहा है ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 9वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए कुछ निश्चित स्कूलों में लागू किया जाएगा। सकारात्मक और रचनात्मक परिणाम आने के बाद 11वीं और 12वीं की कक्षा में कुछ अन्य विषयों के लिए शुरू किया जा सकता है। आपके पास बुक रखी होगी, उसी में से आपको उतारना होगा। समझ रहे हैं? वस्तुतः ओपन बुक एग्जामिनेशन वाले छात्रों को परीक्षा के दौरान पुस्तक या नोट्स देखकर उत्तर लिखने की छूट होगी और शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार इससे परीक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों के नजरिए में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा और शिक्षा का वास्तविक अर्थ छात्रों की रचना धर्मिता व आंतरिक क्षमताओं का विकास करना है। शब्दों की जानकारी प्राप्त कर लेना, गुणा भाग सीख लेना का मतलब साक्षर होना है, न कि शिक्षित होना। कहना उचित होगा कि आधुनिक शिक्षा तोता रटंत की बीमारी से जकड़ी है। OBI के कितने सकारात्मक और दूरगामी परिणाम होंगे यह तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब विद्यार्थियों को रट्टू तोता बनाने में से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें अपनी सोच और समझ को प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव बनाना होगा, तभी वे इस कॉन्सेप्ट में सफल हो पाएंगे। इस परीक्षा के अंतर्गत कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने पर ज्यादा जोर देना होगा और वर्तमान में CBSE परीक्षा में किशोरियां इतिहास, समाजशास्त्र, हिंदी व अंग्रेजी में 100% तक अंक हासिल तो कर रहे हैं, किंतु उन्हें टेक्स्ट बुक के अध्यायों के नाम तक याद नहीं रहते। आमतौर पर वे पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों का कॉन्सेप्ट समझने और उनका विश्लेषण करने के बजाय परीक्षा से एक दो महीने पहले संभावित सवालों के जवाब रटने में व्यस्त रहते हैं। दूसरे पहलू के तहत मानसिक विलक्षणता को हम मात्र अंकों के आधार पर नहीं आंक सकते। प्रतिवर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती मेरिट के नए कीर्तिमान और से हासिल करने में छात्रों के बचपन, स्वास्थ्य और सर्वांगीण मानसिक विकास की संभावनाएं दांव पर लग रही हैं। असल में OBI मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मचिंतन, धैर्य, विवेक और विश्लेषणात्मक सूझबूझ विकसित करने का नया मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि तलवार की धार पर चलने के समान बढ़ाई जा चुकी है इस अनावश्यक प्रतिस्पर्धा के युग में अधिकांश विद्यार्थी औसत कुंठा से ग्रस्त हो रहे हैं। ओपन बुक एग्जाम प्रक्रिया के तहत विद्यार्थी नोट्स पढ़कर जवाब लिखने का अवसर मिलने के कारण किसी तरह का दबाव या तनाव महसूस नहीं करेंगे, अर्थात परीक्षा के लिए तनाव मुक्त माहौल तैयार होगा और जिससे छात्र एक सकारात्मक मनस्थिति का एहसास कर पाएंगे। समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ये आप देखिए अकल्पनीय अंक प्राप्त करने की लालसा और प्रतिस्पर्धा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहायक नहीं है और इस पैटर्न का बड़ा नुकसान यह है कि विद्यार्थियों में सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने व चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है और तेजी से बदलते परिवेश में हमें यह समझना होगा कि समय की मांग के अनुरूप शिक्षा की गतिशीलता और उसमें नवाचारी परिवर्तन ही उसकी उपयोगिता निर्धारित करते हैं, छात्रों को उसके लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। विचारणीय है कि OBI के नए विद्यार्थियों को अपनी पाठ्यपुस्तकों के प्रश्नोत्तर को रखने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए साल भर के अध्यापन के दौरान विषय और विषय से संबंधित भिन्न भिन्न टॉपिक को फोकस किया जाएगा और क्योंकि पुस्तकों में से जवाब तलाशना आसान नहीं है, जवाब वही ढूंढ पाएंगे जिन्होंने ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। और अभिप्राय यह है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सांकेतिक रूप से अमुक पैराग्राफ में छिपे होते हैं। मूल आधारित प्रश्नों के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाता है। पैराग्राफ प्रारूप के अनुरूप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका पर ज्यों का त्यों उतारना नहीं होता है। ये प्रश्न OBI संक्षिप्त उदाहरण है।
और इन प्रश्नों के सटीक जवाब भी छात्र छात्राएं ही दे पाते हैं जो वर्ष भर किताबों का भली भांति अध्ययन करते हुए नोट्स तैयार करते हैं। यह तथ्य भी उल्लेखनीय कि ओबीआई के अंतर्गत छात्रों को प्रश्नों के उत्तरों को अपनी भाषा शैली के अनुसार लिखना होता है, जिससे ज्ञात होता है सके कि विद्यार्थियों को किस टॉपिक की कितनी समझ है। और इस एग्जाम में विद्यार्थियों को यह विशेष ध्यान रखना होगा कि परीक्षा कक्ष में सहयोगी संसाधन यानी कि अध्ययन सामग्री लाने की छूट की बजाय पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सटीक और तार्किक ढंग से देने होंगे। और प्रशिक्षक हमेशा प्रस्तुत तर्क या समाधान की तलाश में रहेगा। इसके लिए छात्रों को प्रश्न का उत्तर लिखते समय मौलिक स्रोतों का प्रमाण देना जरूरी होगा। परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आप देखिए छात्रों को अनुक्रमणिका तैयार करनी होगी ताकि समय बर्बाद किए बिना प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर उत्तर लिखे जा सके। वर्तमान में विश्व के अनेक देशों में ओबीआई प्रक्रिया लागू है। यूनाइटेड किंगडम ए लेवल एग्जाम में नीदरलैंड के अधिकतर विश्वविद्यालय, अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालय, कॉलेजों, कनाडा कुछ राज्यों में हाई स्कूल स्तर पर और सिंगापुर व हांगकांग में कुछ कॉलेजों में ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट से परीक्षाएं संचालित होती हैं। वैसे यदि ओबीआई पैटर्न के अनुभव को लेकर अपने देश की बात करें तो भारत में यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। आंशिक तौर पर पहले केंद्रीय विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। लिहाजा परीक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के तौर पर इस प्रकार के नवाचार को अपनाए जाने की कवायद की जा रही है। अब देखना यह होगा कि यह कितना प्रभावी होता है। नई परीक्षा प्रणाली से संभावित लाभ और हानि देख लीजिए। ये आप देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा अधिगम, टीचिंग लर्निंग और परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में मूल्यांकन से संबंधित अधिक पूछताछ और आधारित योग्यता आधारित पद्धति में बदलाव की सिफारिश की है। और आप देखिए कि ओपन बुक एग्जाम के लिए छात्रों को मुहैया कराई गई वस्तु स्थितियों में सोचने, समझने, विश्लेषण करने और अपने विवेक का इस्तेमाल करने में सक्षम और समर्थ होना आवश्यक है। यह कॉन्सेप्ट निश्चित तौर पर शिक्षा के पैटर्न में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह इसके फायदे और नुकसान को लेकर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ का कहना है कि खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली छात्रों के लिए वरदान साबित होगी और इस प्रणाली के माध्यम से इनोवेटिव स्किल्स, नई सोच और नए विचारों को उत्पोत विद्यार्थी संकल्पबद्ध होकर भारत के नव निर्माण में अपना योगदान देगा। इसके उलट कुछ का कहना है कि छात्र छात्राएं ओबीई पैटर्न से तनाव महसूस करेंगे और अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इस पैटर्न से शिक्षकों के सामने भी कुछ चुनौतियां आएंगी। जो परीक्षा प्रणाली हमारे देश में लंबे समय से चल रही, असल में शिक्षक उसके आदी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो यह होगी कि इस परीक्षा के लिए समय की अधिक आवश्यकता होगी। किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसी के अनुरूप शिक्षकों को स्टडी मटेरियल तैयार करवाना होगा। संभवतः ऐसा ना हो कि विद्यार्थी पुस्तक खोलकर किसी एक प्रश्न के उत्तर को ही तलाशता रह जाए और परीक्षा हेतु निर्धारित समय यूं ही व्यतीत हो जाए। और इस तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को ट्रेंड करना होगा, अन्यथा छात्र छात्राएं बिगड़ जाएंगे और उनका परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होगा। इसके लिए नीति निर्माताओं द्वारा शिक्षकों को कार्यशालाओं के माध्यम से भली भांति प्रशिक्षित करवाया जाए। और आप देखते हैं 1-2 वर्ष तक प्रायोगिक तौर पर क्रियान्वयन से पहले इस पर कार्य किया जाना चाहिए। संक्षेप में ओबीई पैटर्न के द्वारा शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों का वैसे ही भी उल्लेख किया जा सकता है। इसके सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार कहे जा सकते हैं जैसे रटंत प्रणाली से निजात, ट्यूशन व्यवसाय पर नियंत्रण, नकल प्रवृत्ति पर लगाम, लेखन शैली में गुणवत्तापूर्ण सुधार, शब्द भंडार में वृद्धि, नियोजन क्षमता का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि, निरंतर अभ्यास को बल, छात्रों को तनाव से मुक्ति, चिंतन और एकाग्रता का विकास। ये फायदे हैं इसके। वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है जैसे अत्यधिक खर्चीला पैटर्न होगा, अल्पग्राही विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी बजट का बहुत कम हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा, छात्रों की शिक्षण में कम रुचि होगी, विकसित देशों जैसे आदर्श समाज स्थापित नहीं हो पाएगा, कागज का ज्यादा दुरुपयोग होगा, अन्य कक्षाओं के साथ समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, भारतीय शैक्षिक ढांचे में नहीं ढल पाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी होगा और ज्यादा से ज्यादा सूचना स्रोत एक साथ उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को अड़चन आएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों को आधिकारिक रिसोर्स लेकर परीक्षा कक्ष में जाना पड़ेगा और इस दौरान कुछ छात्रों को भ्रम हो सकता है कि उन्हें पढ़ने की जरूरत ही क्या है, सब किताब में मिल ही जाएगा। इसके विषय में के गहराई से अध्ययन करने से वंचित रह जाएंगे जिसका असर उनके परिणामों पर दिखाई देगा। मैं कहता हूं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, उसी तरह से इसके भी पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। समझ रहे हैं आप लोग? तो कुछ चिंताएं हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जनता तो बच्चा है, खरी खरी तंज कसा जाता है।
आगे भी जारी रहेगी तेज विकास दर, सीतारमन कह रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें विश्वास है कि हम विकास की गति को भविष्य में भी बनाए रखने में कामयाब होंगे। 70 करोड़ हो जाएगी मध्यम वर्ग की आबादी 2030 तक। निरंतर विकास के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत जरूरी, आर्थिक विकास में सभी राज्य सक्रिय रूप से करें भागीदारी। अगले दशक में 10% की वृद्धि हासिल कर सकता है भारत, पात्रा कह रहे हैं। फरवरी के अंत तक राजकोषीय घाटा लक्ष्य के 86.5% पर। 8% बुनियादी उद्योग की वृद्धि दर फरवरी में धीमी पड़कर 6.7% रही। आप लोग बताइए राजकोषीय घाटा क्या है? मैं आप लोगों से बार बार इस पर कई बार बात की हुई है, बार बार कहता रहता हूँ कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ लीजिए। टोयोटा के चुनिंदा वाहन 1 अप्रैल से होंगे महंगे। 1 अप्रैल को नहीं बदले जाएंगे 2000 के नोट। और 11 बैंक कर सकेंगे सोने और चांदी की आयात। डी नीर्स ने उद्योगों और घरों के लिए विस्तृत रेंज पेश की है। हैंड टूल्स इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनी है। पहली बार साथ आएंगे अदानी अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री ने अदानी पावर की बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी खरीदी और रिलायंस ने 500 मेगावाट बिजली का खुद इस्तेमाल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। और अदानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स में 6,661 करोड़ रुपए का किया निवेश। सरकार की देनदारियां दिसंबर अंत तक बढ़कर 160 लाख करोड़ हुई है। अंतिम कारोबारी दिन सेंसेक्स 655 अंक चढ़ा। शेयर बाजार से शुरू हुई की सौदे वाले दिन की कारोबार निपटान की व्यवस्था। चलिए ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पाक ने विदेश मंत्री डार के भारत संग व्यापार वाले बयान से पल्ला झाड़ा। अब आप देखिए हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। कमल किशोर यूएन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त हुए। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये बाल्टीमोर में दुर्घटनाग्रस्त जहाज के चालक दल से पूछताछ शुरू हो गई है। चलिए ये बात है, रूस यूक्रेन में चल ही रहा है, वहां इजराइल और हमास में चल रहा है। शांति सैनिकों के खिलाफ रिकॉर्ड रखने के लिए भारत ने डेटाबेस किया लॉन्च। केविन पीटरसन ने लंदन के मेयर सादिक खान की आलोचना। लंदन में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर साधा है उन्होंने साम। ये आपका खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो एक एक बॉल देखते हैं मुझे लगता है। आईपीएल चल रहा है ना, आज फिर से पूछ रहा हूँ कि कब शुरुआत हुई थी आईपीएल की, आप लोग बताइए। और क्रिकेट में आप लोगों को कितनी दिलचस्पी है भी आप लोग बताइएगा। ये आप देखते हैं कि पीवी सिंधु मैड्रिड मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। नितिन मेनन लगातार 5वें वर्ष आईसीसी एलीट पैनल में शामिल हैं। सेमीफाइनल में सिनर के सामने होंगे मेदवेदेव। चलिए तो उन्हीं की बात। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। धूमपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना आयरलैंड। 2004 में आज ही आयरलैंड बार, रेस्टोरेंट सहित सभी इंडोर कार्यस्थलों में धूमपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। यह कदम धूमपान के दुष्प्रभावों पर 10 साल का शोध सामने आने के बाद उठाया गया था। इससे प्रेरित होकर कई देशों ने इसका अनुसरण किया। बुध पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना नासा का मेरिनर 10। 1974 में आज ही नासा का मेरिनर 10 बुध पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। यह एक ही मिशन के दौरान 2 ग्रहों बुध और शुक्र पर पहुंचने वाला भी पहला यान था। बुध शुक्र का निकटतम ग्रह है। शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर यह बुध तक पहुंचा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ना नासा। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में आज ही मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। काव्य रचना की ओर उनका रुझान बचपन से था। 1956 में पहले काव्य संग्रह गीत फरोज से ने प्रसिद्धि दिलाई। वे दूसरा तार सप्तक के प्रथम कवि भी रहे। गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 1972 में बुनी हुई रस्ती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के घने जंगल,
त्रिकाल संध्या उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। 20 फरवरी 1985 को उनकी डेथ हो गई थी। टीबी से पीड़ित 59% मरीज करते हैं शराब का सेवन। सेंट्रल टीबी डिजीज एक रिपोर्ट में टीबी की बीमारी का एक कारण बन रहा है अल्कोहल का इस्तेमाल, और अल्कोहल के इस्तेमाल से पोषण रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। 2022 में टीबी के 88,224 मामले की पहचान हुई। कुल मरीजों में आप देखिए 52,342 शराब के सेवन करते हैं मरीज। हृदय गति जोखिम का 80% आकलन में नया एआई सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। डूडल की लेडी बग कलाकृति। हांगकांग के आर्ट बेसल में प्रदर्शित ब्रिटिश कलाकार मिस्टर डूडल की कलाकृति लेडी बग लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसमें 1 दर्जन देशों के कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, और मूलतः ब्रिटिश स्ट्रीट आर्टिस्ट डूडल अपने हल्के फुल्के डूडल के लिए प्रसिद्ध है, जो दीवारों उनकी अपनी कस्टम डूडल पोशाक तक में नजर आते हैं। कुत्ते ने बगीचे में खोजा 10 को पुराना बम। वॉशिंगटन अमेरिका में। ये मूवियों से जुड़ी ही खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर पर जो है ना, इसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए और ईमानदारी से पढ़िए, अपना 100% दीजिए। ठीक है।